स्टार प्लस के शो अनुपमा में अंश और प्रार्थना की चिंता साफ झलक रही थी। जब उन्होंने अनुपमा से अपनी सच्चाई साझा की, दोनों मिलकर धीरे धीरे अपने मन की बात कहनी शुरू की। क्या हमने कुछ गलत किया है? यह सवाल सुनकर अनुपमा के चेहरे पे करुणा झलक रही थी। वह बड़ी ही शांति और ममता से कहती है, उन्होंने कोई गलती नहीं की है, लेकिन आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। वह उन्हें समझाती है कि जब उनका अपना बच्चा होगा तो वह परिस्थिति कई अधिक जटिल हो जाएंगी। हो सकता है अनजाने अनजाने में ही सही वे अपने बच्चे और गौतम के बीच फर्क करने लगे हैं, और यही फर्क एक दिन उनके रिश्तों को खोखला कर सकता है। अनुपमा भावुक होकर कहती है कि मैंने हमेशा अपने बच्चे को बराबर समझा है, फिर भी ये कहते हैं कि भेदभाव करती है। उसने उन्हें आगाह किया है कि समाज के तानों से ज़्यादा दर्द तब तक होता है जब तक वह अपने ही लोगों और अपने ही निर्णय पर सवाल उठाते हैं। उसने यह भी कहा कि वह नहीं चाहती कि अंश और प्रार्थना भी उसके रास्ते पर जाएं, जहां सच्चे इरादों के बावजूद भी उनके रिश्ते पर बड़ा सवाल उठाया जाए। प्रार्थना का चेहरा गंभीर हो जाता है। अनुपमा सीधे उसे सवाल करती है कि वह कहीं अंश की दोस्ती को प्यार तो नहीं समझ रही है। वह कहती है कि उसके शब्द थोड़े कठोर लग सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य केवल भलाई है। समय लो, सोचो और फिर निर्णय लो। अंश एक कदम स्पष्ट स्वर से कहता है कि वह दादू जैसी कोई गलती नहीं करेगा, और जो प्रार्थना के केवल अतीत और अपने वर्तमान में कभी नहीं लाने देगा। वह कहता है कि प्रार्थना के बच्चे को वह पूरे मन से अपनाएगा। यह सुनकर अनुपमा की आंखें नम हो जाती है। प्रार्थना भी कहती है कि वह अनुपमा की सीख को हमेशा याद रखेगी। दोनों सोचकर उसका आशीर्वाद लेते हैं और अनुपमा उन्हें सीने से लगा लेती है, लेकिन फिर वह सोचते हुए पूछती है कि उन्होंने यह बात अब तक बाबूजी और लीला को क्यों नहीं बताई। अंश कहता है, सबसे पहले यह बात अनुपमा को ही बताना चाहता था। तभी पीछे से बाबूजी की आवाज़ आती है, जो यह सब सुनकर सुन्न हो चुके थे। वह कहते हैं कि उन्होंने सब सुन लिया है और अनुपमा के समझाने के बाद उन्हें कुछ नहीं कहना। वह अंश और प्रार्थना के साथ अंश और प्रार्थना बाबूजी का आशीर्वाद लेते हैं और राहत महसूस करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि लीला को यह बात मेहमानों के सामने मत बताना, और उसे खुद समझता है, वह उसे खुद समझा ले। थोड़ी हंसी मजाक के बाद बाबूजी अनुपमा से कहते हैं कि उन्हें उसके हाथ की बनी चाय पीने का मन है। अनुपमा मुस्कुरा कर रसोई की ओर चली जाती है। उधर तोसू और सरिता बाकी मेहमानों को उनका कमरा दिखा रहा होता है। सरिता कमरे की हालत देखकर ताना मारती है कि यह कमरा बहुत गंदा है। तोसू जवाब देता है कि यह उसका कमरा नहीं है, पाकी का है। तभी जसप्रीत आ जाती है और कहती है कि ये पाकी और राही बहुत बदतमीज हैं। तोसू की हामी भरता है और कहता है कि मुझ जैसा बेटा भी एक समय उनकी बातों में आकर अपनी माँ से बदतमीजी कर बैठा था, लेकिन फिर समय रहते उसको अकल आ गई। जसप्रीत यह सब सुनकर तंज कसती है कि अनुपमा ने कैसी औलाद को जन्म दिया है। उसके बाद वह तोसू से चाय लाने को कहती है। तोसू गुस्सा पीकर चाय लेने चला जाता है, लेकिन मन ही मन सोचता है कि सभी उसे हल्के में ले रहे हैं। बाहर निकलते ही वह एक योजना बनाता है। वह सोचता है कि यदि मीडिया को यह खबर मिल जाए तो कि अनुपमा शाह हाउस में रह रही है, तो वह उसे पैसे कमा सकता है। वह मन में ही मन बुदबुदाता है कि जब कोठारियों को यह बात पता चलेगी तो प्रलय आ जाएगा। उधर अनुपमा ने रसोई में पहुंच जाती है। जैसे ही वह रसोई को देखती है, उसे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वह चाय बनाने लगती है और सोचती है कि यह राशन भी भरना पड़ेगा, क्योंकि उसकी पूरी टीम यहाँ रहने वाली है। वह खुद से बात करते हुए कहती है कि अब उम्र हो गई है, प्रार्थना काम करने की हालत में नहीं है और किंजल ऑफिस जाती है। पाकी और ईशानी तो शुरू से ही निकम्मी है और काम करने का नाम सुनते ही गायब हो जाती है। अनुपमा की रसोई की बिखरी हालत देखकर चिंता होती है। वह निर्णय लेती है कि पहले रसोई ठीक किया जाए। पूरे उत्साह से वह रसोई की सफाई करने लगती है। इस बीच लीला रसोई के पास से गुजरती है और अनुपमा की सफाई करते हुए देख एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आ जाती है। वह चुपचाप यह दृश्य देखती है और मन ही मन प्रशंसा होती है कि यह घर अब भी सिर्फ फिर से घर जैसा लगने लगेगा। फिर अनुपमा चाय बनाकर बाबूजी को देती है और अनुपमा पूछती है, क्या उन्होंने दवाई खाई? बाबूजी लड़खड़ाते लहजों में कहते हैं,
अनुपमा को जल्दी ही पता चल जाएगा कि उसकी दवाई 5 दिनों से खत्म है। यह सुनकर वह और गुस्सा और चिंता से भर जाती है। वह कहती है कि डॉक्टर के सख्त हिदायत दी थी कि दवाई 1 दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। बाबूजी शर्मिंदगी के साथ जवाब देते हैं कि अंश पूरे घर की जिम्मेदारी निभा रहा है, इसलिए उसने कहने में संकोच हुआ। अनुपमा की गहरी सांस लेकर सोचती है कि यह इतने बड़े घर की जिम्मेदारी लोग हैं, फिर भी बाबूजी वैद अपनी जरूरतें छुपा रहे हैं। उसी समय पाखी ईशानी के लिए मेकअप का सामान लेने निकलती है। अनुपमा एक नज़र रसोई पर डालती है और फिर अपने भीतर झांककर कहने लगती है कि यह इस घर को फिर से पहले जैसा बना पाएगी। क्या इन उलझी हुई डोरियों से फिर सुलझा पाएगी? उसकी आंखों में उम्मीद है, लेकिन दिल में सवाल भी, और शायद इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश शुरू कर रहा है। अनुपमा एक और संघर्ष में है। बाकी जब ईशानी के लिए मेकअप का सामान लेने जा रही होती है, तभी अनुपमा उसे रोक कर लेती है और सख्ती से कहती है कि पहले बाबूजी की दवाइयाँ लेकर आओ। बाकी का व्यवहार एक फिर से डालमडोल भरा होता है। वह जवाब देती है, अंश को बोलिए, मैं क्यों जाऊं? लेकिन अनुपमा इस बार किसी भी तरह से बहस में मूड में नहीं थी। वह साफ लहजे में कहती है, मैं बोल रही हूँ, इसलिए तुम जाओगी और दवाई लेकर आओगी। बाकी यह सुनकर तिलमिलाती है और कहती है, आप मुझे दादागिरी नहीं चलाई। अनुपमा का जवाब सधा हुआ था, लेकिन तीखा होता है। यह दादागिरी नहीं, मम्मीगिरी है। जैसा कहती हूँ वैसा करो। अतः पाकी गुस्से में ही सही, लेकिन दवाई लेने चली जाती है। उधर जब अनुपमा पंखा चलाने की कोशिश करती है और पंखा नहीं चलता है, बाबूजी बताते हैं कि वह पंखा भी खराब हो चुका है और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक को बुलवाया है, लेकिन वह अभी तक आया नहीं। इतना सुनते ही अनुपमा खुद को पंखा ठीक करने लग जाती है। वह कुर्सी पर चढ़कर तारों को संभालकर धूल से हटाकर पुरानी यादों में डूबती है, पंखा ठीक करने लगती है। तभी सरिता वहां आ जाती है और अनुपमा को इस हालत में काम करते देख चौंक जाती है और वह उसकी मदद करने का निर्णय लेती है और बाकी सभी महिलाओं को भी बुला लाती है। सभी महिलाओं को देखकर घरवाले भी हैरान हो जाते हैं जब वे एक-एक करके घर के कामों में हाथ बटाने लगते हैं। बाबूजी उन्हें रोकते हैं, लेकिन सरिता मुस्कुराते हुए कहती है, आपने हमें अपना घर बोलकर रखा है, तो अब घर के काम में भी हाथ बटाएंगे। यह सुनते ही सभी महिलाएं घर को संवारने लगती हैं। रसोई बैठक, सीढ़ियाँ और घर का हर कोना चमकने लगता है। तभी किंजल अनुपमा को नीचे बुलाती है और कहती है, आप पंखा देखिए। जैसे ही किंजल स्विच ऑन करती है, पंखा चल पड़ता है। पूरा घर तालियों की गूंज से भर जाता है और वह मुस्कुराते हुए कहती है, जब मैं वापस आऊंगी तो इस घर पे वायरिंग और दोनों सब ठीक हो जाने चाहिए। इसी बीच लीला रसोई के पास से गुजरती है और सबका जोश देखकर वो भी प्रभावित होती है, लेकिन उसके चेहरे पर भाव स्पष्ट नहीं होते हैं। और कुछ समय बाद लीला अपने झूले के पास जाती है और देखती है कि सरिता और अनीता भी झूले पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। सरिता आराम से झूलती हुई कहती है, कितना सुंदर झूला है। अनीता भी हंसते हुए झूले का आनंद लेती है। तभी लीला गुस्से में पहुंचती है और उन्हें झूले से उतरने के लिए कहती है। सरिता हैरान होकर पूछती है, हमने क्या गलती की है? लीला गरजते हुए कहती है, यह कोई आम झूला नहीं है, यह सुंदर और सुशील महारानी लीलावती का झूला है। अनीता चौंक कर कहती है, अब वो महारानी दुनिया से जा चुकी है। लीला तुरंत कहती है, वो महारानी जिंदा है और तुम्हारे सामने खड़ी है। यह सुनकर दोनों औरतें हैरानी और मजाक के मिले जुले भाव से एक दूसरे की ओर देखती हैं। अनीता धीरे से कहती है, अनुपमा इस सास के साथ कैसे रह रही है? लीला और उनकी बातचीत पर शक करती है, लेकिन दोनों बहाना बनाकर वह बाहर चली जाती है। लीला झूले को नजर उतारती है और पूछती है, मानो वह झूला उसके सबसे कीमती साथी हो। उधर अनुपमा जसप्रीत डांस कंपटीशन की जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ एक वॉलंटियर उन्हें बताता है कि उन्होंने हॉल बुक कर लिया है, लेकिन उन्हें टीम की प्रैक्टिस का टाइम प्लान करना होगा, क्योंकि वो दोनों अन्य टीमों को भी अभ्यास कराना है। जसप्रीत कहती है कि वह अपनी टीम से बात करके समय पर बता देंगे।
तभी अनुपमा का ध्यान पीछे और वह हैरानी से देखती है कि वह राही और प्रेम और पाखी आ गए हैं। उसकी मौजूदगी ने माहौल को अचानक से भावनाओं से भर दिया। राही भी अनुपमा को देखकर चौंक जाती है। उनकी आंखें कुछ कहती हैं जिसे शब्दों की जरूरत भी नहीं होती है। दोनों के चेहरे भावों से लहर के दौड़ जाती है और इस भावनात्मक मोड़ के साथ एपिसोड समाप्त होता है।